हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट फॉर पेपर नंबर 12 की और हमारी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के अब 2 FLT और बाकी है। इसके बाद आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे सवाल पूछे गए, उसका एनालिसिस भी साथ में करते चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्लीट सिलेबस पेपर है और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से कौन शो करेगा? तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहला आपके पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को आप देखें तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका शो करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये शो करेगा तो इस टाइप से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। पैरानाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर पाएगा, वो इंटरमोलिकुलर शो करता है, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा। उसके बाद ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के बारे में बात करें तो ये C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर O आ रहा है और ये H आ रहा है, तो यहाँ पर भी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो डेफिनेटली इन दोनों केसेस में आपको इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, बोथ 1 and 3। बोथ 1 and 3 जो है ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट, इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट है ना, मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोला है, तो लेमडा MH2O चाहिए आपको, है ना। तो लेमडा MH2O जैसे कि पहला आप देखें तो मुझे यहाँ पे से H+ मिल जाएगा, लेमडा MHCl से H+ मिलेगा, लेमडा MNaOH से OH- मिल जाएगा, और हमें लेमडा M इन्फिनिटी की NaCl की जरूरत नहीं है, तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात करें NaBr है ना, लेमडा M इन्फिनिटी ऑफ NaBr माइनस NaI। देखिए यहाँ पे कोई भी आयन कॉमन नहीं होना चाहिए। जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जब आप निकालते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक भी है, ध्यान रखना कि आयंस ऑन LHS मस्ट नॉट बी इक्वल टू, है ना, या आयंस ऑन LHS मस्ट नॉट बी सेम, मस्ट नॉट बी कैसे होने चाहिए? सेम, जब आप इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहां पे भी अपन लिखेंगे आयंस ऑन RHS, आयन ऑन RHS मस्ट नॉट बी सेम, यहां पर भी ये सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो Na सेम आ रहा है ना, और माइनस करा हुआ है, जबकि यहाँ पे प्लस होना चाहिए साइन। तो Na, और यहाँ पर से अगर ये NaBr भेजूंगा मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये कोई मैच नहीं कर रहा है। फिर NaBr माइनस KCl है ना, यहाँ से अगर ये माइनस है ना, यहाँ साइन ध्यान रखना, ये कैसा साइन है? माइनस है। तो अगर मैं इसको इधर उठा के लाऊंगा तो ये लेमडा M इन्फिनिटी ऑफ बोलो क्या आ जाएगा? KCl है ना, तो ये भी इक्वेशन आपकी सही है। ठीक है, उसके बाद बढ़े KCl, और यहाँ पे अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो ये NaBr और इधर जाएगा तो NaCl, तो ये इक्वेशन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी वाली इक्वेशन जो है ये सही नहीं है, बी वाली इक्वेशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आयंस जो है वो कॉमन आ जाएंगे। बी वाली इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, है ना, तो बी वाली इक्वेशन आपकी बनेगी लेमडा M इन्फिनिटी ऑफ NaBr, लेमडा M इन्फिनिटी ऑफ NaBr, ये माइनस जो ये इधर आएगा तो ये प्लस आ जाएगा लेमडा M इन्फिनिटी ऑफ अगेन Na, यहाँ पर क्या आ रहा है? ये Br, KBr NaI। तो ये आपकी इक्वेशन सही नहीं है, दैट इज आंसर नंबर कौन सा? बी। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूं, मैं लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है ना। तो पहला आपको बोला है, यहाँ पे पहला आपको बोला है कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन बोला है। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को जो अपन सेपरेट करते हैं वो करते हैं अपन डिस्टिलेशन से, है ना। डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होता है वो 25 केल्विन से ज़्यादा का होता है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको बोला है हेक्सेन और पेंटेन, हेक्सेन और पेंटेन में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे अपन, है ना। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर,
तो इसके लिए हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक का मेमोरी बेस्ड सवाल है, सिंपल सा इसका जो आंसर आना है वो बी आंसर आना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सवाल है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज, है ना, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर अगर आपको बताना है तो एक NH2 माइनस है, यहाँ पे अपने पास NH3 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है NH4 प्लस। यहाँ पे देखेंगे तो sp3 हाइब्रिड है, 2 लोन पेयर है, ये भी sp3 हाइब्रिड है, एक लोन पेयर है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिड है और 0 क्या है, लोन पेयर 0 है। तो 0 लोन पेयर आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखो कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्स ऑफ, बोलो कौन से पेयर आ जाता है, लोन पेयर। बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्स ऑफ क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है और ये ऑर्डर आ जाएगा। सबसे कम बॉन्ड एंगल आएगा NH2 माइनस का, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आएगा NH4 प्लस का। NH4 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये लेफ्ट टू राइट है, ये टॉप टू बॉटम है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में। एंड कह रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 एक टाइप का, ध्यान रखना, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सबको रिड्यूस नहीं करता है, केवल रिड्यूस करता है अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को और असाइल हलाइड को। अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है और असाइल हलाइड को रिड्यूस कर सकता है, सबको रिड्यूस नहीं करेगा। तो आप एक बात को ध्यान रखें कि ये ईस्टर है, इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये रिड्यूस करेगा तो आपका जो ग्रुप है, केवल ये वाला ग्रुप, इसको ये बना देगा OH, बाकी यहाँ पर ईस्टर वाले ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसका आंसर आएगा वो सिंपल सा आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द PPL, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जिसमें कायरल सेंटर होगा। तो यहाँ पे ये दो ग्रुप मुझे एक जैसे दिख रहे हैं तो ये नहीं है, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं है, यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग दिख रहे हैं, कायरल सेंटर है, ये है और ये भी नहीं है। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे C आंसर आएगा, क्लियर है। 52 क्वेश्चन 53 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, इनमें से लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है। देखिए लैटिस एनर्जी की बात करूं तो पहली बात तो एक ध्यान रखें कि अगर मान लो ये एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि चार्जेस का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो Q1 Q2 प्रोडक्ट अपॉन R², है ना, मतलब कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें चार्जेस की बात चल रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज की बात करूं तो लिथियम पे चार्ज है +1 और इस पे चार्ज है -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1। लेकिन जब आप MgO को देखते हैं, जब आप MgO को देखते हैं तो Mg पे चार्ज आ रहा है +2, O पे चार्ज आ रहा है -2, तो यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो चार्ज का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, इसलिए इसका जो लेटिस एनर्जी आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा MgO का। MgO का लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगा। और एक बात का ये भी ख्याल रखना, जब चार्ज और साइज दोनों वेरिएबल हों तो चार्ज ही डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। जब चार्ज और साइज दोनों ही वेरिएबल हो तो चार्ज जो रहेगा वो डोमिनेटिंग फैक्टर में काउंट होगा, इसलिए MgO की लेटिस एनर्जी सबसे क्या आएगी, ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग रिएजेंट, मतलब कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इस सवाल का सीधा सा मतलब है विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो मेरा आंसर यहाँ पे सीधा है, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज एक टाइप का नॉन रिड्यूसिंग शुगर आएगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन SN2 रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी हैलाइड। SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बिल्कुल क्लियर है कि SN2 रिएक्शन की अगर बात करोगे तो SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, और फिर बोलो कौन सा होता है, 3 डिग्री। दूसरा बोला डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl। CH3F का डायपोल मोमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है CH3Cl से। गलत बात है, CH3F का डायपोल मोमेंट कम आता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगने लगता है। यहाँ पे जब फ्लोरीन अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ पे पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस आता है, लेकिन इसके पास में जो लोन पेयर्स होते हैं वो रिपल्शन क्रिएट करने लगते हैं और इस रिपल्शन के कारण डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। तो CH3F का डायपोल मोमेंट CH3Cl से कम आता है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज बोलो कैसा है, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, बोथ BF3 एंड NF3 आर कोवेलेंट कंपाउंड। BF3 इज नॉन पोलर कंपाउंड बट NF3 इज पोलर, रीजन इज दैट, है ना। देखो जरा क्या कह रही हैं कि दोनों कोवेलेंट कंपाउंड है और BF3 कह रहे हैं नॉन पोलर है। तो यहाँ पे ये F आएगा, यहाँ पे ये F आएगा, यहाँ पे F आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और यहाँ पर ये F, यहाँ पर ये F, और यहाँ पर भी क्या है, ये F, है ना। तो अपन जब इसके बारे में बात करें यहाँ पे तो आप देखिए ये फ्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये इधर और ये इधर, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आ रहा होगा वो म्यू बराबर आएगा 0। म्यू बराबर 0 मतलब नॉन पोलर, है ना। म्यू बराबर 0 मतलब नॉन पोलर। लेकिन जब आप इस NF3 की बात करेंगे, आप जब NF3 की बात करेंगे तो ये इधर जाएगा, इसका ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो नेट रिजल्टेंट इसका 0 नहीं है। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और ये अपने आप में एक टाइप का कैसा कंपाउंड आएगा, पोलर। बात समझे क्यों? क्योंकि इसका जो शेप आ रहा है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। इसका जो शेप है इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये पिरामिडल है, तो शेप के चेंज होने के कारण ऐसा हो जाएगा क्योंकि डायपोल मोमेंट शेप पे डिपेंड करेगा। तो इस प्लेनर एंड ये जो है ये पिरामिडल इन शेप है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बॉन्ड एनर्जीज दे रखा है। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बॉन्ड एनर्जीज दे रखा है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे C2H4, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C2H4, तो ये C2H4 मतलब कुछ ऐसा है, ये डबल आएगा, यहाँ पर H आएगा, H सिंगल बॉन्ड H आया, हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर ये बनेगा ऐसा, ये कुछ ऐसा बनेगा। और जब ये ऐसा बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में अपन लिखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या करते हैं अपन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने टाइप की एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू CH बॉन्ड की एनर्जी प्लस C डबल बॉन्ड C की एनर्जी प्लस H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी, ये आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे 6 इंटू CH बॉन्ड प्लस C सिंगल बॉन्ड C। बात समझे, 6 इंटू CH प्लस C सिंगल बॉन्ड C। अब CH बॉन्ड की एनर्जी आप देख लो तो 99 आ रही है, CH बॉन्ड की एनर्जी 99 आ रही है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 99 प्लस C डबल बॉन्ड C की एनर्जी आप देख लो तो C डबल बॉन्ड C की एनर्जी, C डबल बॉन्ड C की एनर्जी आ रही है 145,
145 आ रही है। H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी 103 आ रही है। H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी आ रही है 103। 6 इंटू CH फिर से 99, तो 6 इंटू 99 प्लस C सिंगल बॉन्ड C को देखेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा ये 80, इस टाइप से। तो जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे -30 किलो कैलोरी आएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू आ जाएगी -30 किलो कैलोरी। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 में डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन की बात करें तो आप देखो जरा डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा। यहाँ पे CH2 आएगा, इधर आ जाएगा OH, है ना, और यहाँ पे बोलो कौन आएगा, मिथाइल। सबसे पहले यहाँ से OH जाएगा प्रोटोनेशन के बाद में, प्रोटोनेशन के बाद OH जाएगा तो CH2 पे प्लस आ जाएगा। अब क्योंकि प्लस रिंग के बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फिनोमिनन लगेगा जिसको हम कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे एक फिनोमिनन लगेगा जिसको अपन बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड उठ के जाएगा ऊपर। बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर। रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है तो ये बन जाएगा आपका CH2 ऐसा, ये, ठीक है। और यहाँ पे आएगा मिथाइल, और यहाँ से गया इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, दिख रहा है ना। अब प्लस आया तो आप देखो जरा 6 कार्बन का रिंग बनेगा। यहाँ पे मिथाइल आया, है ना, और यहाँ कहीं पे आ रहा है प्लस। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट कराओगे तो जो अगला कार्बोकटायन है वो कम स्टेबल मिलेगा, अगला कार्बोकटायन कम स्टेबल मिलेगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे। जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड यहीं से जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो बॉन्ड डेफिनेटली यहीं से जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ से जाएगा। तो ये आपका आंसर आने वाला है, दैट इज यहाँ पे B आंसर आएगा, ठीक है। रिंग का एक्सपेंशन तो होगा लेकिन कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 आएंगे। अगर आप एक आगे खसकाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3 ही रहेंगे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 बोला है C6H6CO Cl2, है ना, N हाइड्रस Cl3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है ये असाइलेशन ऐसा है, और यहाँ पर ये है C डबल बॉन्ड O, इधर भी Cl, इधर भी Cl, और AlCl3 है N हाइड्रस। तो ये गया इधर से ये माइनस और इधर आएगा प्लस, तो आपको यहाँ पे कुछ ये ऐसा मिलेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O और ये Cl, है ना। अब हाइड्रोलिसिस कराया है, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा HCl। तो X और Y पूछा तो X तो असाइल हलाइड आएगा और Y आपका बेंजोइक एसिड आ जाएगा। X आपका असाइल हलाइड आएगा और Y आपका कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मेरे को, पहला कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मुझे ZnNH3, यहाँ पे 6 आ रहा है और 2+, और अगर मैं इधर जिंक पे चार्ज निकालूं तो Zn2+ आएगा। Zn2+ आना मतलब 3d10 और 4s0 आएगा, 3d10 और 4s0 आएगा तो n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे बात करता हूं मैं बी वाले का एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्कैंडियम दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है H2O, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे NH3 आ रहा है, होल 3 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3+। स्कैंडियम को देखोगे यहाँ पर तो स्कैंडियम पे 3+ आ रहा है तो मतलब D3 आ जाएगा, मतलब D0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे हैं, n बराबर बोलो कितने आ रहे हैं 0। यहाँ देखें C वाले में तो टाइटेनियम है, Ti है, En2 है, यहाँ पे NH3 है, होल ट्वाइस है,
4+ है, तो टाइटेनियम जो दिख रहा है वो 4+ आ रहा है, तो यहाँ पे भी डी क्या आ रहा है 0, मतलब यहाँ पे भी n बराबर 0, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा Cr NH3 6 और 3+ है, तो यहाँ पे 3D बोलो कितना आ जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 स्टेटमेंट टाइप सवाल है, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करें। इन कैनिजारो रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल। गड़बड़ है ना। कैनिजारो रिएक्शन कह रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन में लेट से मैं कहता हूँ SCHO है ना, या मैं आपको इधर समझा देता हूँ, है ना, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। कैनिजारो रिएक्शन है और SCHO है, और SCHO है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे KOH है, और एक अल्डिहाइड जो है वो देता है CH3OH, लेकिन वो देता है आफ्टर रिडक्शन। एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता तो अल्कोहल मिलता है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है, और इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक क्या मिलता है एसिड। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इन कैनिजारो रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सरासर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है। अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा कह रही हैं। दूसरा कह रही हैं कि इन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस गिव क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक, है ना, आइसोसाइनेट टेस्ट। भैया आइसोसाइनेट टेस्ट केवल और केवल कौन से डिग्री के अमाइंस के लिए होता है 1 डिग्री के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सिर्फ प्राइमरी के लिए होता है, सेकेंडरी टर्शरी के लिए नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सरासर गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर क्या लिखा है इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथनॉइड आयन इज डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक है तो आपको ये पता होना चाहिए फिर इनके कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो यटरबियम दिख रहा है, जो YB दिख रहा है, YB जो हो रहा है इसका आता है 4F14 5D0 6S2। 4F14 5D0 और 6S क्या आता है 2। बात समझे। इसके बाद यहाँ पे ल्यूटेशियम होता है, वो भी आता है 4F14 5D, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 6S2। तो जब आप यटरबियम को देखें, आपको जो यटरबियम दिख रहा है, इस यटरबियम को आप देखेंगे तो YB के साथ में यहाँ पे 2+ आ रहा है, और YB के साथ में जैसे ही आप 2+ लगाएंगे तो 6S 0 हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा 4F14, यहाँ पे आ जाएगा 5D0, फिर यहाँ पे 6S क्या है 0। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 4F14 आएगा, है ना, डायमैग्नेटिक। तो ये मेरा आंसर जो है वो यटरबियम आएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। करेक्ट IUPAC नेम इनमें से कौन सा है, बना के देखते हैं। 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 3 इथाइल यहीं से ले लेते हैं अपन, ये C2H5 आ गया इथाइल। 4,4 डाइमिथाइल, मतलब यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल। 1 2 3 बिल्कुल सही है, नंबरिंग सही करी हुई है, नंबरिंग यहीं से जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। वैसे आंसर यही आएगा, बट अपन चेक और कर लेते हैं। उसके बाद बोला है हेप्टेन, दूसरा वाला सेकंड ऑप्शन, है ना, ये ए है। बी देखें तो 4 डाइमिथाइल 3 इथाइल। पहली बात तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही गलत हो रहा है, एम पहले और ई बाद में पॉसिबल नहीं है, है ना। फिर 5 इथाइल 4 डाइमिथाइल, तो 5 इथाइल तो हो ही नहीं सकता, लॉन्गेस्ट चेन फिर गड़बड़ हो जाएगी आपकी। हेप्टेन अगर देखते हैं तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और एक ये 7। 5 इथाइल 1 2 3 4 और एक ये 5 इथाइल और 4,4 ये। तो अगेन यहाँ से 1 2 3 4 ये मिथाइल है, 1 2 3 4 ये इथाइल है। तो नंबरिंग गलत करी हुई है, आपको उस साइड से नंबरिंग करना है। डेफिनेटली आप देखेंगे तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका फर्स्ट वाला ही सही आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड xy2 एंड x3y2। ठीक है, एक दो एलिमेंट x और y, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंपाउंड 1 और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंपाउंड 2। एक कंपाउंड 1 है और एक क्या है, कंपाउंड 2। यहाँ पहला एलिमेंट जो आ रहा है वो xy2 आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x + 2y, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। ठीक है, और यहाँ पर जो कंपाउंड है आपका, वो कंपाउंड है आपका x3y2। x3y2 तो इसको लिखेंगे हम 3x + 2y। ये इस तरीके से हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन वेट अपॉन GMM। GMM इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो GMM जो बनेगा इनका वो बन जाएगा गिवन वेट अपॉन मोल्स। गिवन वेट अपॉन क्या बनेगा, मोल्स। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखें, इसका GMM आ रहा है x + 2y, इसका GMM आ रहा है x + 2y, और वेट जो आ रहा है xy2 का 10 ग्राम आ रहा है, 0.1 मोल आ रहा है। यहाँ पे 10 आ रहा है और इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ रहे हैं। और दूसरे वाले की बात करूं मैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 3x + 2y आ रहा है, और इसका जो वेट आ रहा है वो 9 ग्राम आ रहा है और 0.05 मोल्स आ रहा है। 9 ग्राम, 9/0.05, तो ये कैंसिल होकर इधर ही आ गया 100। 5 1 = 5, 5 8 और ये 180 आ रहा है। तो आप इक्वेशन को देखें तो आपके पास मिल रही है x + 2y, x + 2y = 100, और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2y = 180। इसको माइनस करेंगे अपन, तो ये माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा, ये पूरा गया और ये आ जाएगा -80। ये 0 से 0 गया तो x की वैल्यू आ गई 40। ये देखिए x बराबर 40 आ रहा है मेरा। x बराबर अगर मेरा 40 आ रहा है तो x एंड y तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरा है ना। चाहो तो वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे अपन यहाँ पे वैल्यू रख के देख लें, इस इक्वेशन में वैल्यू रख के देख लो, ये ज़्यादा ईजी दिख रही है मेरे को। बात समझे, x + 2y देखो ना, x + 2y की वैल्यू 100 आ रही है ना, x + 2y = 100 है, x की वैल्यू 40 + 2y = 100, 2y = 60, तो y बराबर बोलो कितना आ गया, 30। तो 40 एंड 30 आ रहा है। दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे इसका, तो आंसर मेरा 40 एंड बोलो क्या आ रहा है, 30, 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। किसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा मिक्सिंग के बाद, तो यहाँ पे तो इथेनॉल मिथेनॉल है, तो यहाँ पे H बॉन्ड आएगा, Vp कम हो जाएगा। यहाँ पे HNO3 और वाटर का मिक्सचर होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर। क्लोरोफॉर्म और वाटर इथेनॉल, यही एक आपका है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बात समझे, CHCl3 और C2H5OH ये कौन सा डेविएशन शो कर देगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, क्लियर एकदम, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 - नाइट्रेट एंड नाइट्राइड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, भाई कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्वेश्चन, 2-3 बार आ गया है ब्राउन रिंग टेस्ट वाला, तो इसका सीधा सा आंसर जो है ये आएगा आपका H2O5। ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट शो करता है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट एंड नाइट्रेट आयन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर एंड 75 कंप्लीटेड इन 4 आवर। एक रिएक्शन है जिसका 50% कंप्लीशन हो रहा है, जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन, इसको T½ कहते हैं। तो T½ का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आवर्स आ रहा है। बात समझे, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन इज 4 आवर, ऐसा आ रहा है ये। और हमें पता है कि T75% जो होता है वो ट्वाइस ऑफ T½ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। T75% जो होता है वो ट्वाइस ऑफ T½ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो T½ का डबल आ रहा है, T½ का डबल आ रहा है। आप देख लीजिए T75% 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे ट्वाइस। तो T75% अगर मैं देखता हूँ तो ये 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 आ रहा है। डेफिनेटली ये जो रिएक्शन आपकी दिख रही है ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि T75% एग्जैक्टली डबल है T50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल X, Y एंड Z आर -1.2, और उसके बाद वैल्यू दे रखी है।
मैंने आपको एक चीज हमेशा सिखाई है कि अगर आप x को देखें, यहाँ पे y को देखें, यहाँ पे z को देखें, x y z अगर आप तीनों को देखें, x का जो वैल्यू आ रहा है वो -1.2 आ रहा है वोल्ट, यहाँ इसका वैल्यू आ रहा है +0.5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ इसका वैल्यू आ रहा है 3.0 वोल्ट। याद रखिएगा कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP जो होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिड्यूसिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिड्यूसिंग पावर, है ना। और आपको बोला है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो मतलब इनवर्स हो जाएगा, या इसको अपन उल्टा ले लो, ऐसा ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तो y का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, y के बाद x के बाद z, y के बाद x के बाद z, y फिर x फिर z, तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है जर्कोनियम हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लगता है। ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, यहाँ पे आया स्कूटी, यहाँ ला टी जरा हाफ, और इधर लगने लगता है यहाँ पर आपका लगता है कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका असर हॉफनियम पे भी आता है। तो जर्कोनियम और हॉफनियम जो है इनका एटॉमिक रेडियाई लगभग बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p बाय ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल है ना, हाइड्रोजन एटम मेंशन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं बोला है, मतलब जनरल बात कर रहे हैं। तो 2py ऑर्बिटल की एनर्जी जो आएगी ग्रेटर देन 2px लेस देन 2px, भाई बराबर आएगी 2py की एनर्जी 2px और 2py के बराबर आएगी। ये तीनों ऑर्बिटल डी जनरेट होंगे 2py 2px, है ना, ये इस टाइप से ये तीनों के तीनों जो होंगे इनकी एनर्जी सेम आएगी, तो सेम एज दैट ऑफ आएगी, सेम एज दैट ऑफ 2px एंड 2pz। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y ग्राम ऑफ NVS नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस of molecular mass m is dissolved in 250 gram of benzene, molar elevation constant of benzene Kb, elevation in boiling point is given by, elevation in boiling point का फॉर्मूला क्या होता है भाई, elevation in boiling point का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू Kb इंटू m, m इज मोलैलिटी, है ना। तो यहाँ पे अपन देखें तो आपको y ग्राम, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, डेल्टा TB बराबर लिखेंगे Kb WB बाय MB 1000 अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और ये 250 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड करा है 250 ग्राम, तो डेल्टा TB का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा TB का वैल्यू आ गया KB इंटू वाई, है ना, इंटू 1000 अपॉन 250, मॉलिकुलर मास M दिया, कैंसिल होके आ गया 4, तो डेल्टा TB बराबर बोलो क्या आ जाएगा KB इंटू वाई अपॉन M इंटू बोलो 4, KB y बाय M अपॉन इंटू 4, है ना, y बाय M KB इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स, दिए गए कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे आ रहा है EN2 और यहाँ पे आ रहा है Cl2 और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो सबसे पहले इसका मैं आइसोमर बनाऊं तो आप ध्यान से देखें तो एक तो मुझे मिल जाएगा इसका ट्रांस, और ट्रांस होता ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बनेगा Gi, है ना, और ट्रांस जो होता है ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं इसका सिस बनाऊं तो सिस बनाओगे तो ये सिस बनाने पर कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है, इधर ही आ रहा है प्लस, यहाँ पे आप देखें मिरर, है ना,
और मिरर लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा CO, ये देखो इधर, यहाँ पे आ गया EN, यहाँ पे आ गया EN, ये Cl और ये Cl। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप इसको देखें ध्यान से, तो टोटल मिला के आपको 3 आइसोमर देखने को मिलेंगे। ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता नहीं है, सिस का एक लिवो और एक डेक्स्ट्रो। तो इस टाइप से आपको टोटल जो आइसोमर देखने को मिलेंगे यहाँ पे वो 3 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है भाई, हाइड्रेशन है अल्काइन का, तो यहाँ पे CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे H2O आ रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटेलाइटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, कैटेलाइटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन की बात करूं तो C डबल बॉन्ड O H आ रहा है। इसको मैं पास कर रहा हूँ डाइल्यूट NaOH से, इसको मैं पास कर रहा हूँ डाइल्यूट NaOH से, और डाइल्यूट NaOH से पास करा और हीट से पास करा तो मुझे यहाँ पे ये एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैंने इसको हीट से पास करा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, कंडेंसेशन होगा, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NO2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2। Kc का वैल्यू दे रखा है और Kp का वैल्यू का कंपैरिजन पूछा है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, ये बहुत ही मतलब इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, Kp बराबर बोलो क्या होता है, Kc RT की पावर में बोलो क्या होता है, डेलन। डेलन से ही निकाल लो आप। तो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आप डेलन निकालेंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या निकालेंगे अगर आप डेलन, तो ट्वाइस ऑफ NO2 गैस है ना, तो ट्वाइस ऑफ NO2 गैस में लिखेंगे अपन यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NO, वो भी गैस है, और O2 गैस, और साथ में O2 गैस। तो अगर मैं यहाँ पे डेल NG निकालता हूँ इसका, अगर मैं यहाँ पे इसका डेल NG निकालता हूँ तो डेल NG बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो डेल NG की वैल्यू 1 आ रही है, तो डेल NG का वैल्यू अगर 1 आ गया है तो Kp बराबर Kc RT की पावर में 1 आएगा, तो Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। Kp विल बी ग्रेटर देन बोलो क्या बनेगा, Kc। Kp विल बी ग्रेटर देन Kc, Kp इज ग्रेटर देन Kc, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लोएस्ट pH इन वाटर। सबसे कम pH मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो KCl को देखेंगे तो ये मिलेगा K प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, pH इसका 7 आ जाएगा। NaCl को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, pH यहाँ पे 7 आएगा। Na2CO3 को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, तो ये आएगा ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन बोलो क्या आएगा 7। कॉपर सल्फेट को देखेंगे तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो pH लेस देन 7, pH लेस देन बोलो क्या आएगा 7। तो pH लेस देन 7 आना मतलब आंसर मेरा कॉपर कौन आएगा, सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बो एनायन। सबसे कम स्टेबल कार्बो एनायन कौन सा है। तो मेरी बात का ध्यान रखना कि सबसे कम स्टेबल कार्बो एनायन की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज इनवर्स ऑफ ERG होता है। ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इनवर्स होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट लग नहीं रहा है। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है +M और लग रहा है -I, यहाँ पे भी लग रहा है +M और यहाँ लग रहा है -I, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लग रहा है -I। तो ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया, इसको तो हटाओ। मोस्ट स्टेबल हो गया मतलब अब आपकी जो सारी लड़ाई वो इन दोनों के साथ में है, क्योंकि वहाँ पे केवल -I है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबिलिटी को तो बढ़ाएगा वो। तो आपकी सारी जो लड़ाई चल रही है अब किस पे चल रही है, B और किसके ऊपर, D पर। तो यहाँ पे -I है, यहाँ पे भी -I, +M दोनों बराबर हटाओ,
यहाँ माइनस आई ज़्यादा लगेगा पास होने की वजह से, माइनस आई ज़्यादा लगना मतलब ई डब्ल्यू जी जो होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ माइनस आई दूर हो गया तो लीस्ट स्टेबल में आंसर आपका डी वाला आएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है उसका वो सबसे कम लग रहा है, प्लस एम तो ऑर्थो पैरा पे बराबर ही लग रहा है, तो 76 का आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ml ऑफ 0.1 m H3BO3 मोनोबेसिक होता है, एन फैक्टर 1 होता है, याद रखना H3BO3 का मोनोबेसिक एसिड होता है, एन फैक्टर 1 होता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो मेरी बात को ध्यान से देखें, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होता है वो हमेशा आता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, और H3BO3 याद रखिएगा मोनोबेसिक एसिड होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है, एन फैक्टर 1 होता है इसका, मोनोबेसिक एसिड होता है, एन फैक्टर कितना होता है 1। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर निकालना है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 20 इंटू 0.1 एन फैक्टर 1 है, इसलिए मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर आएगी, इंटू 40 इंटू बोलो क्या कर लोगे XM, तो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, क्योंकि एन फैक्टर 1 है तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो 20 इंटू 0.1 अपॉन बोलो क्या आ जाएगा 40 गया, यहाँ पे 2 आया तो ये आया 1/20, या 1/20 लिखेंगे तो 0.05 m आएगा, 1/20 मतलब 0.05 बोलो क्या आ जाएगा m, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमेशा किसके बराबर होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर। क्वेश्चन नंबर 78 फैक्टर विच चेंजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल के रख दे, भैया पहली बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, बदलता नहीं है। मैं पढ़ाते वक्त भी सिखाता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वरदान किसका होता है, ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे के पी, मान लो फॉर मैं के पी लिखता हूँ तो पी ऑफ ए बी आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर आएगा, गैस है ना, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। Kp को बदलने की ताकत केवल एक ही चीज़ में होती है, वो कौन है, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वरना किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है एक्सेप्ट कौन, टेम्परेचर। तो यहाँ जो मेरा आंसर आने वाला है वो सिंपल सा आने वाला है, दैट इज बोलो कौन, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 79 Which of the arrange the following compound in decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution reaction। देखो जब अपन एरोमेटिक ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो रेट ऑफ ESR होता है, रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन BR। व्हाट इज BR, बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन BR मतलब बोलो कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब आप अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स को क्लासीफाई करूँ तो OCH3 शो करेगा +M, ये शो करेगा +H, ये शो करेगा -M, और हेलोजन शो करते हैं -I। तो सबसे कम रिएक्टिव तो आपका थर्ड आ जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव आपका थर्ड आएगा, मतलब ये दोनों तो चले गए, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका 4 आ जाएगा। 4 वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्योंकि +M है ना, उसके बाद +H है, फिर आपका -I और -M। ये देखो सबसे पहले +M के बाद +H, फिर -I आता और फिर बोलो कौन है, -M ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो B आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, B आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ की करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं अपन, है ना, और हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे कम आ जाएगा अल्केन, अल्केन से ज़्यादा एसिडिक अल्कीन आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, फिर अल्काइन आएगा, फिर अल्कोहल आता है, फिर वाटर आता है क्योंकि अल्कोहल में +I इफेक्ट होता है, और फिर आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे लगता है कि हमारा काम जो है वो इसमें बन जाएगा।
है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक आएगा, फिर वाटर आएगा, फिर अल्कोहल और फिर आपका अल्काइन जो दिख रहा है। मतलब मेरा आंसर मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्लियर। सो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, और मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां हम एक स्पेशल फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, एक स्पेशल फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं जो कहता है कि मोलैलिटी बराबर होता है XB बाय XA इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। XB अपॉन XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे आप देखें तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। सो मोलैलिटी बराबर आ जाएगा XB, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस XB XA की जगह, क्योंकि हमें पता है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है ना। तो वैल्यू रख दी मैंने, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 1000, और यहाँ पे बोलो क्या आएगा 18। तो 1 बराबर बोलो क्या आ जाएगा XB, 1 माइनस XB, यहाँ पे आ जाएगा 1000 बाय बोलो कितना आएगा 18। जब बच्चों आप यहाँ से XB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0.0177 क्लियर है। तो ये आपका आंसर आने वाला है। इसके अंदर मैंने ये स्पेशल फॉर्मूला यूज कर लिया है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। An unsaturated hydrocarbon on ozonolysis gave 1 mole of each of formaldehyde, acetaldehyde and methyl glyoxal, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपसे बोला है यहाँ पर कि आपके पास कोई अल्कीन है और अल्कीन का ओजोनोलिसिस करा रहे हो आप O3 इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। आपको मिल रहा है 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मतलब SCHO मिल रहा है, 1 मोल ऑफ आपको मिल रहा है एसिटल्डिहाइड मतलब ये मिल रहा है, और आपको मिल रहा है मिथाइल ग्लायोक्सल का मतलब ये हो जाएगा Me, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे H और ये C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ मिल रहा है। इसको मिथाइल ग्लायोक्सल कहते हैं। तो मिथाइल ग्लायोक्सल मिल रहा है आपको, तो एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटल्डिहाइड मतलब डबल बॉन्ड 2 के बीच में होना चाहिए। अगर आप सी ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ से ये ब्रेक करेंगे तो ये, और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये। तो आप देखिए, आपको ये बात नज़र आ रही है कि ये जो दिख रहा है ये आपको ऑन ओजोनोलिसिस दे देगा SCHO। आपको जो ये दिख रहा है ये ऑन ओजोनोलिसिस दे देगा CH3CHO। ठीक है, लेकिन बीच वाला जो ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, ये वाला ग्रुप, ये डेफिनेटली आपको जो है मिथाइल ग्लायोक्सल देने वाला है। देने वाला है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आपका C आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। In a flask, colorless N2O4 is in equilibrium with brown colored NO2 gas. At equilibrium, when the flask is heated to 100 degree centigrade, brown color depends on cooling. It becomes less colored. ठीक है, which statement is correct about this observation? तो यहाँ पे देखें अपन 100 डिग्री पे उसको हीट करा है, तो यहाँ पे N2O4 आ रहा है ये गैस, और N2O4 गैस है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे मिल रहा है NO2 गैस, N2O4 गैस, और ये मुझे मिल रहा है NO2 गैस। यहाँ पे 2 आ रहा है, डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और NO2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर्ड गैस होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये होता है ब्राउन कलर्ड गैस। एक तो पैरामैग्नेटिक होता है और एक कैसा होता है, ये ब्राउन कलर्ड क्या होता है, गैस। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो गैस आता है ये कैसा आता है, कलरलेस, है ना। यहाँ पे आता है कलरलेस।
है ना। यहाँ पे ये कैसा आता है, कलरलेस, समझ आ रही बात। तो कलरलेस है, ब्राउन कलर्ड गैस है, तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा एच फॉर रिएक्शन इज बोला है पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है ना, हीटेड टू 100 डिग्री द ब्राउन कलर गैस डिपेंड्स ऑन कूलिंग, है ना, हीट करा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, यानी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब रिएक्शन मेरा एंडोथर्मिक है, ये बात क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, ऊपर से बॉन्ड टूट रहा है ना, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है ना, N2O4 को तोड़ के बना रहे हो ना NO2, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होता है। पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज हो रहा ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ये पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर गैस है, तो हीट करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर्ड गैस है, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। दूसरा बोला है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 200 कैलोरी, देख लेते हैं इसको अपन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू आप लिखेंगे तो बनेगा डेल एन जी आर टी, है ना। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू लिखेंगे तो डेल एन जी का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, है ना, डेल एन जी का वैल्यू 1 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये 1 आ जाएगा, आर की वैल्यू जगह 2 रख दो और कैलोरी आ जाएगा 373 टेम्परेचर केल्विन में, तो ये आ जाएगा 2 × 373, है ना, कैलोरी। तो ये तो कहीं से भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, यही वाला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका सी आंसर आने वाला है, यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, सी वाला, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 84 में। गैब्रियल थैलियमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, गलत बात है। गैब्रियल थैलियमाइड का इस्तेमाल आप केवल 1 डिग्री का यूज करने के लिए करते हैं, ये एक टाइप का एसएन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। गैब्रियल थैलियमाइड से आप 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। थैलियमाइड एनायन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना। थैलियमाइड आयन देख लो क्या होता है, थैलियमाइड आयन ऐसा दिखता है आपको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, ये माइनस है, ये K है, ये प्लस है, ये थैलियमाइड आयन होता है, इसी को थैलियमाइड कहते हैं, और ये स्टेबलाइज्ड होता है किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, है ना। तो थैलियमाइड आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बात सही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्टेबलाइज्ड बाय बोलो क्या होता है, रेजोनेंस। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 सही है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज बोलो कैसा है, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे CH आएगा, इधर OH आएगा, और यहाँ पर CH3 आएगा, और इसको पास करा है कॉपर एट 573 केल्विन, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होता है, और डीहाइड्रोजिनेशन होने का मतलब है कि आपका यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, डीहाइड्रोजिनेशन होगा, और डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो आपका ये हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आपका ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 डिग्री अल्कोहल से आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कीटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात करें तो आपको मैंने गाना भी सिखाया था, इतने बुरे थे, है ना, कालू शामू, इतने बुरे थे कालू शामू, फिर उन्होंने ऑक्स को पानी से नहलाया, है ना, इतने बुरे थे कालू शामू, फिर उन्होंने ऑक्स को पानी से नहलाया, इतना ही नहीं, ठीक है, इन्होंने सबको बताया, इतना ही नहीं इन्होंने सबको बताया। थोड़ा सा वियर्ड टाइप का गाना है, लेकिन अपना काम इसमें बन जाएगा। तो आप अगर देखें यहाँ पे, है ना, तो बुरे थे कालू शामू, तो Cl माइनस सबसे वीक आ रहा है, उसके बाद आ रहा है उससे स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा F माइनस के बाद आ रहा है ऑक्सलेट OX माइनस,
ऑक्सीलेट के बाद आ जाएगा NO2 माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो आ रहा है वो CN माइनस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका ए आंसर ही आएगा, ए आंसर ही आएगा। याद रखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगेंड होते हैं कान, नाक और हाथ, कान, नाक और हाथ, मतलब कार्बन वाले डोनर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, है ना, कान, नाक और मतलब ऑक्सीजन, और हाथ मतलब हेलोजन। हेलोजन जो होते हैं दे आर वीकेस्ट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। हेलोजन्स आर कैटेगराइज्ड इन वीकेस्ट लिगेंड। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब एक बाइपोलर आयन होता है ना। ज्विटर आयन अगर देखें अपन तो ज्विटर आयन अपने आप में एक बाइपोलर आयन होता है, और बाइपोलर आयन मतलब एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे क्या आता है, नेगेटिव। तो एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे नेगेटिव की अगर बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ से H निकल के इधर जाएगा तो यहाँ पे NH3 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये माइनस। इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। और ये ग्लाइसिन है, एक टाइप का अल्फा अमीनो एसिड है। ये ग्लाइसिन है एक टाइप का, ये होता है अल्फा अमीनो एसिड, है ना। ये ग्लाइसिन है और एक टाइप का अल्फा अमीनो एसिड होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये आपका रिएक्शन शो करेगा, ये वाला, ठीक। क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जिंक दिख रहा है मुझे, ये तो 0 से जा रहा है इधर +2, डेफिनेटली चेंज आएंगे। यहाँ पे भी चेंज आ रहा है ना। इधर देखें 0 0, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये +1 ये -1। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। आखिरी वाले में किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट द रिडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल फॉर n बराबर 3, ठीक है। n बराबर 3, l बराबर 1, मतलब ये 3p आ रहा है। 3p में m बराबर 0, 3p आ रहा है तो -1 0 +1, और इसके लिए +½ बोला है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर n बराबर 3, l बराबर 0, मतलब 3p के लिए एक ही आएगा, एक ही आएगा, 89 का एक। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ग्रुप रीजन पूछ लिया है। फर्स्ट वाला बोला है होंगी पंजाबन कुड़ियां सीधी बिंदास ग्रुप 2, होंगी पंजाबन कुड़ियां सीधी बिंदास ग्रुप 2। ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट होता है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। होंगी पंजाबन कुड़ियां सीधी बिंदास, ठीक है। आलू फेंका करो ग्रुप होता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं ये। आलू फेंका करो, बात समझे। उसके बाद सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं ये, और ये कार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। तो A का 1 आ रहा है और B का 3 आ रहा है, A का 1 B का 3 C का 4। तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे D आंसर आ रहा है। ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट होते हैं भारत सरकार, ये इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर D है। सो दैट्स ऑल फॉर द पेपर सोल्यूशन।